ठीक है। अब एक्चुअली में हम अगला टॉपिक क्या करने वाले हैं, जैसे हमने एसएस स्पेसिफायर किए थे ना, इसी तरीके से हमारे पास एक टॉपिक होता है एसएस मॉडिफायर। ठीक है, जैसे एसएस स्पेसिफायर्स होते हैं वैसे ही हमारे पास एसएस मॉडिफायर भी होते हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ चेकआउट करें डेट, जैसे हमारे पास एक आते हैं एसएस मॉडिफायर। अब एसएस मॉडिफायर में सबसे पहला एसएस मॉडिफायर आता है कॉन्स्ट। अब ये क्या करता है ना, एसएस मॉडिफायर करता क्या है, इट चेंज द एसएस वे ऑफ ए मेंबर। मतलब अगर हम किसी मेंबर पर कोई एसएस मॉडिफायर लगाते हैं, लाइक एसएस स्पेसिफायर तो ये डिसाइड करता है कि वो कहाँ तक एसएस हो सकता है, एसएस मॉडिफायर ये डिसाइड करता है कि वो एसएस के जो करने का तरीका होता है उसी को ही चेंज कर देता है। लाइक सबसे पहले हम कॉन्स्ट का डेमो करते हैं कि कॉन्स्ट क्या करता है। कॉन्स्ट सिंपली क्या करता है, हम यहाँ वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। वेरिएबल्स क्रिएट करते हुए अगर आप किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दो तो वो वेरिएबल आपका पर्टिकुलर, जैसे कि मैं यहाँ हूँ कॉन्स्ट, मैं दे दिया फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14 एफ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा पर्टिकुलर वेरिएबल है ना, ये एक कांस्टेंट बन गया। यानी अब ये वेरिएबल एक वेरिएबल की तरह एक्ट नहीं करेगा, इट एक्ट एज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की तरह एक्ट करने पे क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हो, लाइक अगर आपका मन करता है कि आप इसकी वैल्यू 3.1465 तक करना चाहते हो, इसे रन करने की कोशिश करोगे तो ये आपको करने नहीं देगा। और एरर क्या रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाली एरर रिफ्लेक्ट करेगा कि लेफ्ट हैंड का जो कहते हैं असाइनमेंट है वो एक वेरिएबल होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इंडेक्सर, कुछ इस तरीके की चीज़ होनी चाहिए। इस तरीके से आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो यानी कि कॉन्स्ट एक एसएस मॉडिफायर है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को थ्रू आउट प्रोग्राम एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करवाना चाहते हो तो वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। क्लियर? ये तो हमारा एक एसएस मॉडिफायर। इस तरीके से काफ़ी एसएस मॉडिफायर आते हैं, पर उससे पहले हमें एक टेक्निक लर्न करनी है जिसका नाम है कास्टिंग। मतलब एक टॉपिक और है जो हमारे बीच में रह गया था, दैट इज कास्टिंग। अब कास्टिंग कैसे होता है, जैसे लेट अस सपोज करो मैं यहाँ पे कास्टिंग डेमो पे जाता हूँ। ठीक, अगर कास्टिंग डेमो में जाए तो कास्टिंग का मतलब होता है वन डेटा टाइप चेंज टू अनदर डेटा टाइप। मतलब आप एक डेटा टाइप से किसी को दूसरी डेटा टाइप में चेंज कर रहे हो किसी वेरिएबल को, तो वो आपका एक कास्टिंग का एग्जांपल होता है। लाइक सपोज कर लो मैं यहाँ आता हूँ, एक इंटीजर आई लिया जिसकी वैल्यू 10 थी। ठीक है, फिर मैंने एक फ्लोट वेरिएबल एफ लिया और एफ के अंदर आई असाइन कर दिया। ऑन दैट टाइम व्हाट वी आर डूइंग, मेरे पास एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर मैं एक आई नाम के वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ और आई यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इट मीन्स मैं एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल के अंदर। तो इस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा C# का कंपाइलर है ना, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इंटीजर टाइप को फ्लोट टाइप में, और दैट टाइप ऑफ कन्वर्जन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कास्टिंग। ठीक है, तो ये चीज सी लैंग्वेज में तो अलाउड नहीं होती ना? होती है। सी में इंटीजर को फ्लोट वेरिएबल में कैसे कर सकते हैं? दे दो, कहीं एरर नहीं देता। तुम तो उल्टा भी कर सकते हो, फ्लोट को इंटीजर में दे दो, इंटीजर को। हाँ, तो वो भी इम्प्लिसिट ही होता है ना, आपको उसके लिए कुछ स्पेशल थोड़ी करना पड़ता है, इट इज ऑटोमेटिकली हैपन। प्रिंट नहीं करा सकते। अरे प्रिंट कराने में क्या जाता है, जब असाइन हो गया तो प्रिंट कराने में क्या रह गया? विदाउट असाइन करा प्रिंट नहीं करा सकते। यहाँ पे वो नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो एक अलग रूल है, पर यहाँ पे हम ये चेकआउट कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू उसको साइन होगी। तो जैसे इसमें चलाता हूँ तो इट सिंपली शो में 10 शो कर देगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो कास्टिंग है दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कास्टिंग, और इसे कहा जाता है वाइडनिंग कंपैरिजन भी, वाइडनिंग कन्वर्जन भी कहा जाता है। वाइडनिंग कन्वर्जन से किस सेंस में कहा जाता है, क्योंकि फ्लोट जो है वो कंपेयर टू इंटीजर बिगर होते हैं। तो एक छोटी वैल्यू एक बड़े डेटा टाइप में जा रही है तो वो ईजिली चल जाती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसे कोई एडिशनल टेक केयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर लेट अस सपोज करो फ्लोट की वैल्यू है 10.54, ठीक है, अब मैं इसे असाइन करना चाहता हूँ,
किसके अंदर, आई के अंदर, और देखना चाहता हूँ कि ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा। पर जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ ना तो ये एरर आ जाएगी। और एरर क्या है, ये इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये मीन्स ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करेगा किसी भी फ्लोट को अगर आप इंटीजर टाइप में लेके जा रहे हो, तो आपको कुछ कास्ट करना पड़ेगा, और दैट टाइप ऑफ कास्ट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कास्ट। एक्सप्लिसिट कास्ट का मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास जैसे एक्सप्लिसिट कास्ट में क्या होगा कि आपको कोई ना कोई वैल्यू तो डालनी पड़ेगी, ठीक है। मीन्स अब यहाँ पर आपको उसे मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस टाइप की वैल्यू साइन करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पे अपने फ्लोट दे दिया, फ्लोट को इंटीजर में साइन कर रहे हो, यानी आप इंटीजर के अंदर फ्लोट असाइन कर रहे हो, फ्लोट उससे बिगर होता है, तो ये एक तरह की नैरो कन्वर्जन होगी, और कोई बड़ी चीज़ किसी छोटी जगह पे सेट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऑन दिस रीज़न आपकी असाइनमेंट में वो एरर दिखा रहा है कि भाई वो ऐसा खुद नहीं कर सकता। अगर आप इसे करना चाहते हो तो यू हैव टू फोर्सली कन्वर्ट दिस थिंग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पे कास्टिंग का इस तरीके से लिख देते हैं। तो दिस इज अवर एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इसे एक्सप्लिसिट कास्टिंग है। अब इसे रन करूंगा तो ये दिखा देगा, पर ये क्या करेगा, जो डेसिमल नंबर से उन्हें डिस्कार्ड कर देगा। क्लियर। अब इसी तरीके से एक स्पेशल वे भी आता है जिसे हम बोलते हैं बॉक्सिंग। बॉक्सिंग क्या होता है कि हमारे यहाँ पर डेटा टाइप दो कैटेगरी में फॉल करती हैं, वन इज वैल्यू टाइप एंड सेकेंड इज रेफरेंस टाइप। अगर कभी आप वैल्यू टाइप को कन्वर्ट इनटू रेफरेंस टाइप तो उसे कहा जाता है बॉक्सिंग। मतलब कभी कोई वैल्यू टाइप रेफरेंस टाइप में असाइन हो रही हो तो वो कंसेप्ट क्या कहलाएगा, आपका बॉक्सिंग कहलाएगी। तो जैसे अगर आप यहाँ हो, आप क्या करो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक ऐसी डेटा टाइप है ना जिसमें किसी भी तरह की वैल्यू होल्ड हो सकती है, और ये एक रेफरेंस टाइप है। अगर मैं लिखता हूँ ओ इज इक्वल टू आई, मीन्स आई की वैल्यू ओ में साइन हो जाए, और ओ एक ऑब्जेक्ट टाइप है, मीन्स रेफरेंस टाइप है। मीन्स आप एक रेफरेंस टाइप में एक वैल्यू टाइप की वैल्यू को साइन करने की कोशिश कर रहे हो, और ये ऑटोमेटिकली हैपन हो जाएगा। रीजन इसका, क्योंकि इस टाइम पे इंटरनली ये बॉक्सिंग टेक्निक को कर रहे हैं, और बॉक्सिंग हैपन्स इम्प्लिसिटली, मतलब ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। बट अगर सपोज कर लो, अगर इसका रिवर्स प्रोसेस करना पड़ जाए, लेट अस सपोज कर लो मैं एक इंटीजर जे बनाता हूँ और जे में ओ साइन करता हूँ, तो ये साइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जब रेफरेंस टाइप से वैल्यू टाइप में जाते हो तो उसे कहा जाता है अनबॉक्सिंग, ठीक है। यानी अगर आपने बॉक्सिंग परफॉर्म की तो रेफरेंस टाइप से टाइप कन्वर्ट इनटू वैल्यू टाइप, तो ये जो कन्वर्जन है दिस इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग करने के लिए यू हैव टू राइट एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं अनबॉक्सिंग, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बॉक्सिंग। उसके बाद आप कंसोल डॉट राइट लाइन जे करोगे तो ये आपको 10 ही रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। पर ये ध्यान रखना कि यहाँ बॉक्सिंग होती है और इस तरीके से परफॉर्मिंग होती है, क्लियर। और एक थर्ड थिंग आती है हमारे पास, डायरेक्ट कास्ट। मतलब कास्टिंग का एक फ्लेवर और है जिसे डायरेक्ट कास्ट कहते हैं, और डायरेक्ट कास्ट हैपन्स इन रेफरेंस टाइप्स। सिर्फ रेफरेंस टाइप में ये हैपन होता है, इसके अलावा कहीं हैपन नहीं होता। लाइक जैसे अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप एक स्ट्रिंग बनाओ, स्ट्रिंग का str लिया और str में डाला मैंने हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, ओ के अंदर str असाइन कर देता हूँ, तो ये भी असाइन हो जाएगा, तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें किसी भी तरह की वैल्यू असाइन हो सकती है, मतलब किसी भी तरह की डेटा टाइप को आप इजीली असाइन कर सकते हो। अब मुझे क्या है, इस str को क्या कहते हैं, असेस करना है, ठीक है। अब अगर मैं एक स्ट्रिंग str1 डालता हूँ और इसमें o को असाइन करता हूँ, तो o को असाइन करने के लिए आपको इसे कास्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप दोनों रेफरेंस टाइप हैं, ओ है वो भी एक रेफरेंस टाइप है, और जो उसके अंदर वैल्यू है वो भी एक रेफरेंस टाइप है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कास्ट ऐसे लगता है ओ एज स्ट्रिंग, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कास्ट। और अगर आप यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन str1 करोगे तो ये चल जाएगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा। मीन्स डायरेक्ट कास्ट ऐसे
पॉसिबल होती है। पर डायरेक्ट कास्ट को करते हुए ना एक एरर आने के चांसेस हैं। मीन्स अगर सपोज कर लो ओ के पास किसी भी तरह की वैल्यू होगी, हो सकती है, और अगर मान लो किसी ने ये स्टेटमेंट्स ना लिखी हूँ तो ये एक रन टाइम एक्सेप्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओ एज स्ट्रिंग नहीं है, रन करोगे तो उसने ब्लैंक दिखा दिया, बिकॉज वो स्ट्रिंग फॉर्म में तो था ही नहीं। तो ये इंश्योर करने के लिए कि वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही हो, तो हमारे पास एक ऑपरेटर आता है इज। लाइक आप कास्ट करने से पहले चेक करो क्या ओ इज एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होल्ड करके रखता है। अगर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होल्ड करके रखता है तब ये कोड चलाए, अदरवाइज वो कहते हैं कुछ भी ना करे। ठीक है, तो चला कर देखें तो इस तरीके से चल रहा है। तो मतलब ये एक टेस्टिंग होगी जिसमें आप पहले इंश्योर कर दे रहे हो कि ओ के पास क्या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। अगर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो वो कोड को आगे फर्दर प्रोसीड करे, अदरवाइज ना करे। इतना क्लियर होता है। ओ को आई कर दे स्ट्रिंग की जगह, ओ को str की जगह आई कर दे तो ये इफ कंडीशन तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। हाँ, पहले एग्जीक्यूट होगी थी ना, अब देखो मैंने वही कर दिया तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट फॉर यूजिंग इज ऑपरेटर। मतलब जब भी आप डायरेक्ट कास्ट करते हो तो पहले इंश्योरिटी लेनी जरूरी होती है कि क्या वो प्रॉपर्ली क्या कहते उस फॉर्म में है भी या नहीं भी। क्लियर, इसमें बताओ। ठीक है, ना उसके बाद ये तो हमने एक कॉन्स्ट किया, कास्टिंग एग्जांपल्स किए। उसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारे पास, एक और एसएस मॉडिफायर आता है। अब उस एसएस मॉडिफायर का नाम क्या है? उस एसएस मॉडिफायर का नाम है स्टैटिक। पर स्टैटिक को समझने से पहले ना हमें थोड़ी सी थ्योरी को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेट अस सपोज करो आप एक क्लास बनाते हो। क्लास के पास दो चीज़ें होती हैं, हमने अभी तक पढ़ा, एक तो वेरिएबल की डेफिनेशन और सेकेंडली उसके अंदर फंक्शन पड़े होते हैं। ठीक है, अब आपने बनाया एक ऑब्जेक्ट इस क्लास का, ठीक है, और इधर बनाया एक ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं ये कब मेमोरी में आएंगे और फंक्शन कब मेमोरी में आएंगे, ये कैसे डिसाइड होते हैं? जब भी आप एक क्लास और ऑब्जेक्ट का एनवायरनमेंट करते हैं तो जो हमारे मेंबर वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कम्स इन मेमोरी व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तब ये मेमोरी में आते हैं। मींस ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस भी बोलते हैं। इसी रीजन से दिस वेरिएबल इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। इसलिए इन्हें इंस्टेंस वेरिएबल भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो कमिंग है, मतलब इनका मेमोरी में आने का मतलब पर्पस कब है? जब ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसका मतलब अगर ये वेरिएबल की एक कॉपी है, जब आप ये ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक कॉपी इसके पास जाएगी और एक फ्रेश कॉपी इसके पास भी बनकर जाएगी। मतलब सबकी इंडिविजुअल कॉपी होगी। लाइक अगर हम अपना एग्जांपल लेके चलें कि हमारे को ये कहते हैं कि कोई भी मैमल है उसके आईज, नोज, ईयर्स होने चाहिए। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उन सबके गए थे, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सबकी आईज, नोज और ईयर्स होते हैं। तो वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? एक क्या कहते हैं, मतलब एट्रीब्यूट्स कहलाए। वो सबके डिफरेंट डिफरेंट होंगे। बट व्हाट अबाउट द फंक्शंस? फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? अगर फंक्शन की बात करें, फंक्शन कम्स इन मेमोरी बिफोर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मतलब उसकी डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे नहीं होती, उससे पहले ही मेमोरी में आ जाते हैं। एंड शेयर सिंगल कॉपी टू ऑल ऑब्जेक्ट। मतलब इनकी एक सिंगल कॉपी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट फॉर असेसिंग दैम, मतलब अगर आप उन्हें यूज करना चाहते हो, यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। मतलब मेमोरी में आ जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें असेस कर लोगे। उनको असेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। इतना पॉइंट क्लियर होता है? ठीक है, क्या कह रहे हैं? फंक्शन का ऐसे ना, देखो वो मेमोरी में पहले ही आ जाएंगे। पहली बात मतलब उनको मेमोरी में लाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप उनको उनके जो मेमोरी के अंदर इंस्टेंस आया हुआ है या वो मेमोरी के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन आई हुई है, अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। मतलब उनको मेमोरी में लाने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाने पड़ते, उनको यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। ये डिफरेंस है। ठीक है, यानी ये जो जितने भी फंक्शन होते हैं पहली मेमोरी के अंदर आ जाते हैं। क्लियर? इसमें बताओ। ठीक है, नाउ अब हम बताते हैं कि ये जो स्टैटिक होता है, ये स्टैटिक क्या करता है? स्टैटिक
अगेन एक एसएस मॉडिफायर है, इससे आप तीन चीजें बना सकते हो, वेरिएबल्स, फंक्शंस यानी स्टैटिक फंक्शंस होते हैं, और स्टैटिक क्लासेस होती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या काम करेंगे। ठीक है, हम यहाँ आते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स की बात करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होंगे? अब इन जिन वेरिएबल्स को आप स्टैटिक बना दोगे, दे कम्स इन मेमोरी बिफोर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब एक तो उनको मेमोरी में लाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही मेमोरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो स्टॉप कर दूं? तो स्टैटिक के लिए क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और एक क्लास बनाते हैं। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक क्लास लिया कार, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर आई वेरिएबल लिया और एक पब्लिक स्टैटिक इंट जे वेरिएबल लिया। मतलब दो वेरिएबल्स मैंने ली। ठीक है, एक फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड इंक्रीमेंट। ठीक है, जो क्या करता है, आई की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करता है और जे की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करता है। और एक फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, वो क्या करता है, इन दोनों की वैल्यू को डिस्प्ले कर देता है। जैसे वो ऐसे डिस्प्ले करता है, आई इज इक्वल टू ये डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एक ऑब्जेक्ट 1 बनाया, एक ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया। मतलब मैंने दो ऑब्जेक्ट इसके क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब मैं करता हूँ obj1 का एक इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल करता हूँ, फिर obj1 का इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल करता हूँ, देन obj का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करता हूँ, फिर देन obj2 का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करता हूँ। अब मैं यहाँ आता हूँ, अगर इस सिनेरियो को अगर पेपर पे चेकआउट करें, एक कार का ऑब्जेक्ट है which have तो two variables, one is ai and second is j. It is static, it is non-static. ठीक है, आपने जैसे एक obj1 बनाया, तो obj1 बनाने का मतलब क्या हुआ, इसकी एक कॉपी यहाँ आई, इसकी एक ही कॉपी मेंटेन होती है, तो ये इसका लिंक ले लेगा। ठीक है, आपने obj1 लिया, 2 लिया, इसके पास भी एक आई की कॉपी आएगी, पर एक लिंक इसका चलेगा। आपने इसका इंक्रीमेंट फंक्शन एक बार कॉल किया, इंक्रीमेंट ने क्या किया, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया तो ये 1 होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 होती है, जे की वैल्यू भी 1 होगी। फिर आपने अगेन इंक्रीमेंट कॉल किया, इंक्रीमेंट ने फिर क्या किया, इनकी वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये 2 होगी और ये भी 2 होगी। फिर आपने डिस्प्ले कराया, तो डिस्प्ले में क्या आएगा, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2। जब आप obj1 से कॉल करते हो, जब आप obj2 से डिस्प्ले करने की बात करोगे, तो वो क्या करेगा, इसके आई की वैल्यू में कुछ अपडेट नहीं हुआ, ये आएगा 0। ये दोनों में कॉमन था, तो यानी जो इसका अब चेंज है वो इसको भी व्यू होगा, तो जे की वैल्यू भी 2 आएगी। अभी इसलिए आएगी क्योंकि दोनों जो जे है वो कॉमनली शेयर्ड हो रहा है दोनों ऑब्जेक्ट से, और जो आई है वो दोनों में अवेलेबल है पर एज अ डिफरेंट कॉपी। तो जब इसकी आउटपुट हम शो करेंगे तो आउटपुट कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। पहले केस में जब obj1 डिस्प्ले किया तो i is equal to 2 and j is equal to 2 आया, पर इन सेकंड सिनेरियो i is equal to 0 and j is equal to 2 आया। इस पे बताओ। ठीक है, इसमें बताओ कोई डाउट। ऑब्जेक्ट 2 डॉट डिस्प्ले में जे की वैल्यू 2 प्रिंट होगी ना? हाँ हाँ, 2 कैसे प्रिंट होगी दोबारा? दोनों में कॉमन है ना, एक्चुअली उसकी सिंगल कॉपी मेंटेन हो रही है। अच्छा,
तो जैसे मैंने बताया ना, ये जो जे है ना, ये आई क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ, क्योंकि इसके पास सेपरेट कॉपी है, इसके पास इसकी सेपरेट कॉपी है आई की, मतलब आई की 2 कॉपीज बनी 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए, पर जो जे की है, जे की एक ही कॉपी मेंटेन होगी हर ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसलिए जो इसने चेंज किया वो उसको भी नजर आएगा, मतलब स्टैटिक बनाया ना उसे, तो स्टैटिक बनाने का मतलब ही यही है, ठीक है। बाकी मैंने बोला कि स्टैटिक को आप क्लास नेम से असेस कर सकते हो, तो वो कैसे असेस होता है, आप यहाँ console.writeline यहाँ लिखो car डॉट जे आपको अवेलेबल हो रहा है, तो आप क्लास के नाम से भी किसी स्टैटिक मेंबर को कॉल कर सकते हैं। कार पर चाहिए ऐसी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हाँ, तो उसे पब्लिक बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसे पब्लिक बनाया था ना, ताकि वो असेस हो जाए यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट आता है, अगर पब्लिक ना लिखे यहाँ पे तो फिर एरर आ जाएगी ना, एरर क्योंकि प्राइवेट बनेगा ना बाय डिफॉल्ट वो, और वो आउटसाइड द क्लास असेस ही नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन का क्या है, स्टैटिक फंक्शन आर इन असेसिबल मोड। देखो वो पहले ही मेमोरी में होते हैं फंक्शन, मैंने जैसे आपको बताया फंक्शन जो है वो मेमोरी में पहले ही अवेलेबल है, पर लेकिन असेस करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्जेक्ट बनाने की। और ये क्या होता है, स्टैटिक फंक्शन आर इन असेसिबल मोड विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब आपको इनको असेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। एंड फॉर असेसिंग देम you take the help of we take the help of class name, आप class name यूज कर दो इसके लिए, लाइक मैं स्टैटिक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक void show me वेलकम इन द एप्लीकेशन, और जब भी आपको इसको एग्जीक्यूट करना है, अभी मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, सीधा हो क्लास का नाम लिखो, शो मी फंक्शन कॉल करो, तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के आप क्लास की नाम की हेल्प से इस स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हो। स्टैटिक फंक्शन ये खास बात है कि ये इसको असेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जब भी असेस करना है क्लास का नाम लिखो डॉट और फंक्शन का नाम लिख दो, तो वो इजीली कॉल हो जाएगा। इसके अंदर जो वेरिएबल असाइन करेंगे वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड इसी से ना क्वेश्चन रेज उठता है, व्हाई वी डिक्लेयर आवर एंट्री पॉइंट फंक्शन इज स्टैटिक। अब एक्चुअली में क्या होता है, जब सी शार्प का कंपाइलर एग्जीक्यूट करने लगता है तो उसे इस मेन फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। अगर ये मेन फंक्शन स्टैटिक ना होता, मतलब आप इसे स्टैटिक ना बनाते तो एक सिंपल फंक्शन होता है, सिंपल फंक्शन मेमोरी में पहले आ जाते हैं, बट उन्हें यूज करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, you have to create the object of that class in which this function is defined। जैसे इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है तो आपको कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी आप उसे एक्सेस कर पाओगे। अगर ये मेन फंक्शन स्टैटिक ना होता तो सी शार्प का कंपाइलर जब इसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, क्योंकि सबसे पहले वो उसी को ढूंढता है, अगर उसे स्टार्ट करने लगता तो उसे सबसे पहले प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी वो हैंडल नहीं कर पाता, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि बाय डिफॉल्ट जो मेन फंक्शन होता है उसे स्टैटिक डिक्लेयर किया जाता है, ताकि वो असेसिबल मोड में हो, और जो हमारा क्या कहते हैं शीशा कंपाइलर है वो डायरेक्ट उस मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सके। तो दिस इज द बेसिक रीजन कि वी डिक्लेयर मेन एज अ स्टैटिक, नहीं तो अदरवाइज और कोई रीजन नहीं होता इसे स्टैटिक डिक्लेयर। स्टैटिक नहीं होता तो उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, तो हाँ तो वो इतनी बड़ी डीलिंग वो खुद नहीं करता, तो हाँ तो इसलिए कहते हैं इसे स्टैटिक बनाया, ठीक, इतना क्लियर होता है। इस क्लास को हम काफी यूज भी करते हैं, ये कंसोल क्लास है, राइट क्लिक करो, गो टू डेफिनेशन में जाओ, क्या है ये क्लास, और स्टैटिक होने के कारण इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं ना वो सारे क्या स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक, सारे स्टैटिक दे रखे, गॉट। तो दिस इज द रीजन कि वी हैव डिक्लेयर ए स्टैटिक क्लास। तो स्टैटिक क्लास के अंदर सारे मेंबर्स क्या होंगे, स्टैटिक होंगे। क्लियर स्टैटिक क्लास इसमें बताऊं, प्रॉपर्टीज डेमो लिया, ठीक है, यहाँ गए और मैं क्लास कार बनाता हूँ, ठीक है।
इस क्लास के अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल नहीं, एक पब्लिक वेरिएबल बनाओ। अब मान लो आपने ये क्लास ली और आपने जनरली किसी को कह दिया कि जितने भी लोग हैं वो क्लास को असेस करें, जितने भी हमारे डेवलपर हैं। तो एक डेवलपर आता है, वो कार का एक मॉडल बनाता है, सुजुकी न्यू कार, देन वो क्या करते हैं, सुजुकी डॉट प्राइस इज इक्वल टू 1000 और कंसोल डॉट राइट लाइन, तो हम लिखते हैं द प्राइस ऑफ कार इज सुजुकी डॉट प्राइस, ये लिखते रन करते हैं तो सिंपली 1000 अपीयर हो जाएगा हमारे सामने। बट लेट अस सपोज कर लो किसी यूजर ने 0 डाल दिया, देन देयर इज नो वे टू टेस्ट इट। 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा, एज इट इज 0 आ जाएगा। तो यानी कि अगर आप किसी डेटा मेंबर को डायरेक्ट किसी को असेस करने के लिए प्रोवाइड कर देते हो क्लास के अंदर, तो उसे पब्लिक बना देते हो, तो कोई उसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मतलब कोई कैसा भी पर्सन हो जाए वो सीधे इंसर्शन कर देगा। तो अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास कि अपने जितने भी यूजर्स हैं जो इस कोड को एक्सेस कर रहे हैं, कार क्लास को यूज कर रहे हैं, सबको कह दो कि भैया प्राइस 0 नहीं हो सकता। तो वो सारे क्या कहते हैं, प्राइस को 0 ना डालें। अगर डालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे रिस्ट्रिक्शन दे दें। ठीक है, एक तरीका तो ये, पर इसमें तो बहुत नुकसान होगा, क्या होता है कोई डेवलपर तुम्हारी बात ही ना माने। ठीक है, तो ऑन दैट सिचुएशन कुछ ऐसा बनाओ कि ये इसके अंदर ही रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, आप डाल ही ना पाओ वैल्यू। मतलब प्राइस के ऊपर ही मैं कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, क्लास कार के अंदर कुछ ऐसा कोड लिखूं जिससे रिस्ट्रिक्शन लग जाए। तो हम क्या करते हैं, उसे प्राइवेट बना देते हैं। प्राइवेट क्यों बनाया कि एक तो वो डायरेक्ट असेस ही ना हो, अगर असेस हो तो एक मैकेनिज्म से असेस हो। तो हम कहते हैं कि वो ना किसी फंक्शन के थ्रू असेस हो। फंक्शन के थ्रू असेस करने का फायदा क्या होगा, फंक्शन के थ्रू असेस करवाने का सबसे बड़ा बेनिफिट, जो बिगेस्ट बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि जो हमारा डेवलपर है अगर वो असेस करे तो उस फंक्शन के थ्रू असेस करे। और फंक्शन की खास बात ये होती है कि आप उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। क्योंकि मान लो वो कोई वैल्यू सेट करने लग रहा है और आप उसे पहले ही बता दो कि 0 नहीं डालना, या अगर डाल भी देता है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, कोई मैसेज दिखा देंगे कि भैया हम इस तरीके से नहीं असेस कर सकते। पॉइंट गेट हुआ। तो अब क्या है ना कि यहाँ सी शार्प के अंदर आपके लिए एक स्पेशल फंक्शंस बनाए गए हैं जो यही काम करते हैं, और उन फंक्शंस को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज एक तरह का स्पेशल फंक्शन होता है जिसका काम होता है किसी प्राइवेट मेंबर वेरिएबल की वैल्यू को सेट और गेट करना। पॉइंट क्लियर होता है। अब वो बनता कैसे है, तो वो देखो, आप यहाँ हो, दो तरीके हैं तुम्हारे पास, या तो कोडिंग से टाइपिंग कर लो, लेकिन जब आप विजुअल स्टूडियो 2010 जैसे आईडी या ऐसे अच्छे एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हो तो आपको टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है, ये टाइपिंग वो खुद ही कर लेगा। और वो कैसे कर लेगा, जिस वेरिएबल का आपने प्रॉपर्टी प्रोसीजर बनाना है उस पर राइट क्लिक करो, रिफैक्टर, देयर इज ऑप्शन एनकैप्सुलेट फिल, इस पे क्लिक करो, देन ओके कर दो और देन अप्लाई। तो ये कोड बना हुआ है। दो चीजें हैं, एक तो गेट रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई इसकी वैल्यू को फेच करने की कोशिश करेगा तो ये कोड चलेगा, रिटर्न प्राइस। सेट, जब आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से उसकी वैल्यू सेट करने की कोशिश कर रहे होगे तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, और जब आपने वैल्यू सेट करनी है, जो वैल्यू आप सेट कर रहे होगे वो इस वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट के अंदर आएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, इफ वैल्यू इज इक्वल टू 0 डालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मैसेज शो कर देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, यू कैन नॉट असाइन 0 और नेगेटिव वैल्यू। जैसे कोई नेगेटिव वैल्यू भी डाल दे तो यहाँ पे दोनों ही कर, और नेगेटिव वैल्यू, सो वी असाइन डिफॉल्ट वैल्यू। ऐसा मैसेज आ जाए कि अगर आप इतनी करोगे तो हम एक पहले अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि जो प्राइस है उसकी हम इतनी की वैल्यू एज्यूम कर लिए। अदरवाइज एल्स अगर एकदम सही होता है सब कुछ तो प्राइस की वही वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। अब ये ना जो प्रॉपर्टी प्रोसीजर है ये फंक्शन की तरह कॉल नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे पैरेंथेसिस नहीं लिखेंगे ऐसे करके। ठीक है, फंक्शन की तरह ये पूरा, इसमें पैरेंथेसिस नहीं लगी हुई। ठीक है, ये इसकी पहचान है कि किसी कोड में दिख जाए तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फंक्शन है, और इसको यूज करने का तरीका सेम वैसे ही है जैसे आप वेरिएबल को सर्च करते हो। लाइक
जैसे आप सुजुकी डॉट प्राइस करते हो तो यहाँ पे सुजुकी डॉट प्राइस 0 डालोगे तो ये कॉल हो जाएगा, और सुजुकी डॉट प्राइस जैसे वेरिएबल को सर्च करते हो सुजुकी डॉट प्राइस उस तरीके से, बट लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ना कि एक वेरिएबल है। तो ये एक टेक्निक होती है जिससे हम इसे हैंडल करते हैं। अब इसे अगर चलाकर देखें तो वहाँ मैसेज आ जाएगा यू कैन नॉट असाइन 0 और नेगेटिव वैल्यू, सो वी असाइन डिफॉल्ट वैल्यू सो दैट द प्राइस ऑफ कार इज, जितनी हमने वैल्यू बाय डिफॉल्ट दी थी वो दे दी। अगर कभी आप क्या कहते हैं इसमें प्रॉपर वैल्यू डाल दो, जैसे 10 डाल दिया तो इट्स वर्क फाइन। तो इस तरीके से आप काफी रिस्ट्रिक्शंस बिल्डअप कर सकते हो इस तरीके से प्रॉपर्टी